हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमारा एसएससी जीडी फॉर्म को लेकर। ठीक है, तो देखिए एसएससी जीडी फॉर्म का था सभी को बहुत ज्यादा इंतजार, तो आप सभी का इंतजार हुआ है खत्म। एसएससी जीडी ने बहुत सारी पोस्ट के लिए काफी सारी भर्तियां निकाली है। ठीक है, तो इन सभी भर्तियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये भर्तियां जो निकाली गई हैं इसके लिए इनके लिए कितनी वैकेंसीज ली गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी, उसके बाद एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है वो बताऊंगी, फॉर्म फिल करने की तिथि क्या रखी गई है वो आपको यहाँ पर बताऊंगी। और देखिए यहाँ पर इसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, एबिलिटी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताऊंगी और मैं साथ ही यहाँ पर बताऊंगी कि सैलरी कितनी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो बारी बारी यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, तो देखिए अगर किसी ने जिसने भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, देखिए यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम फिर से हुआ है, कंटिन्यू हो गया है। देखिए 23 कल से आपको चालू कर दिया है, तो देखिए कल से आपने अपना एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया है। तो देखिए 23 से एग्ज़ाम फिर से री एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का। तो देखिए 23 में था, 24 में था, 25 में था, फिर 30 में था, 31 में था। ठीक है, ये जो है तिथि दी गई है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। अब देखिए जिसने अपना 23 में अपना एग्जाम दिया है और उनको लग रहा है कि हमारा नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने फिर से एक नई पोस्ट के लिए जो आपने प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन और ज़्यादा मेहनत तैयारी के साथ आप अपने इन सभी पोस्ट के लिए आप अपने लग जाइएगा। तो देखिए ये एक सुनहरा, मैं कहूँ तो एक गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। जिसको लगता है मेरा यूपी पुलिस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके पास ये गोल्डन चांस है, वे इस फॉर्म में जो भी भर्तियां ये निकाली गई हैं उन भर्तियों में आप अपना एक सीट पक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये एसएससी है क्या। तो देखिए एसएससी एक आयोग है, एसएससी एक आयोग है, इस आयोग ने निकाली है भर्तियां। तो मैं भर्तियों की बात करूं तो देखिए क्या क्या पोस्ट निकाली है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ। ठीक है, सुनते रहिएगा, एआर यानी असम राइफल्स। तो ये 8 भर्तियां निकाली है। ठीक है, तो इन 8 भर्तियों की वैकेंसीज भी हैं, वे मैं आपको भी बताऊंगी कि इन सारी भर्तियों के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो बारी बारी हम इनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के सामने मैं फिर से यही कहूंगी, एक गोल्डन चांस है, तो एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी एक एक चीजों को यहाँ पर बताऊंगी। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया एसएससी एक आयोग है, तो इस आयोग ने भर्तियां निकाली हैं। और देखिए ये जो मैंने अभी आपको तमाम यहाँ पर भर्तियां बताई हैं, ये भर्तियां आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सभी भर्तियां आती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसीज की। किसके बारे में बात करेंगे? वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वैकेंसी निकाले, इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वे 50,000 पद हैं। ये 50,000 पद किसी एक पोस्ट के नहीं है। जो मैंने अभी आपके साथ पोस्ट के बारे में बात की, इन सभी पोस्ट के लिए ये अप्रोक्स पद हैं, 50,000 पद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म फिल की। तो देखिए फॉर्म फिल करने के अब से 3 दिन बाद आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। 27 अगस्त से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट है 5 अक्टूबर है। अब देखिए ये जो डेट दी हुई है 27 अगस्त से 5 अक्टूबर तक आपके जो फॉर्म फिल होंगे, ये तिथि आपकी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। हो सकता है अक्टूबर से पहले सितंबर एंड तक इसकी लास्ट डेट दे दी जाए, तो ये अभी फिक्स नहीं है, दी हुई है 27 अगस्त से 5 अक्टूबर लास्ट डेट।
फॉर्म फिल होने की। हो सकता है इससे पीछे यानी इससे कम भी हो जाए, तो ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो आपके 27 अगस्त से फॉर्म फिल हो जाएंगे। चालू। अब बात करते हैं एज की। एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, तो देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में हम मिनिमम एज के बारे में बात करें तो देखिए जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और SC ST वालों के लिए देखिए जो एज रखी गई है, मिनिमम एज रखी गई है 18। सभी कैटेगरी के लिए देखिए, तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रखी गई है मिनिमम 18, यानी 18 साल कम से कम आयु होनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले बात करूं जनरल वालों के लिए, तो देखिए जनरल वालों के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 23 यानी 23 साल रखी गई है। जनरल वालों के लिए जो मैक्सिमम एज है 23 साल होनी चाहिए। ओबीसी वालों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 26 साल होनी चाहिए। यहाँ पर ओबीसी वालों को देखिए 3 साल का, यहाँ पर ओबीसी वालों को 3 साल का क्या मिला है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का, इसीलिए 26 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है ओबीसी वालों के लिए। अब बात करें यहाँ पर SC ST वालों के लिए। SC ST वालों को यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो, इनकी मैक्सिमम एज दी गई है 28 साल। तो SC ST वालों की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 28 साल। यहाँ पर इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, यानी 5 साल की इनको छूट मिल गई है SC ST वालों को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनके लिए 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। दूसरे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो जीके एंड जीए का। जीके यानी जनरल नॉलेज, जीए जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट है जीके जीए। थर्ड सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। फोर्थ सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ये लैंग्वेज है। आप इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज की प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे से। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकता है, अगर किसी की हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी की प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक ही लैंग्वेज को करना है। अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न देखिए आपका CBT रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका यानी पेपर होगा। अब बात करें हम यहाँ पर 80 क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं इन यहाँ पर इस फॉर्म में। तो देखिए इस पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 क्वेश्चन आते हैं, और 80 क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 लिखा है। ये 2 क्या है, यानी आपका 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे। कितना मार्क्स होगा आपका, 1 क्वेश्चन का 2 मार्क होगा। ठीक है, 2 नंबर होंगे, यानी एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर होंगे। तो यहाँ पर जब हम 80 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, यानी आपके जो टोटल मार्क्स है वे कितने होंगे, यहाँ पर इस पेपर में 160 आपके मार्क्स होंगे। और आप मैं यहाँ पर टाइम की बात करूं तो देखिए इस पेपर के लिए जो टाइम है, टाइम आपका ओनली 1 घंटे का होगा। टाइम आपका यहाँ पर इस पेपर के लिए होगा ओनली 1 आवर, यानी 60 मिनट। 60 मिनट आपका इस एग्जाम के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो कितने कितने क्वेश्चन आने हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके आएंगे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन होंगे तो मार्क्स कितने होंगे इसमें, यानी 40 मार्क्स आपके टोटल जो जनरल इंटेलिजेंस इसके रीजनिंग में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 आपके टोटल मार्क्स होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे इसके लिए, 20 क्वेश्चन। जीके जीए के भी आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 40। आगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स होंगे 40। इंग्लिश में या इंग्लिश लो आप या हिंदी लैंग्वेज लो तो इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 40 आपके मार्क्स होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके आएंगे 160 मार्क्स टोटल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर टाइम भी देख लिया। इस पेपर के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, अब देखिए इसके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग को। देखिए इस पेपर के अंदर भी निगेटिव मार्किंग होती है। ये निगेटिव मार्किंग आपकी होगी 0.25 मार्क की। कितनी होगी, 0.25 मार्क्स की आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी।
अब देखिए यहाँ पर आपके देखिए 80 क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं आपके 80 क्वेश्चन। इसके अंदर 80 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन हो गए रॉन्ग। अब 10 क्वेश्चन का आप 1/4 निकालिए, तो 10 क्वेश्चन का 1/4 निकालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएंगे 2.5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिए आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, यानी मार्क्स कितने गलत हो गए। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2.5 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, तो 2.5 क्वेश्चन से आप यहाँ पर देखिएगा अब आपके मार्क्स कितने गलत हो गए हैं। 5 मार्क आपके 10 क्वेश्चन में से 5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से 5 नंबर आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। पूरे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 10 का जब 1/4 निकालेंगे 2.5 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ पर 5 मार्क्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए 2 पार्ट आते हैं, 2 पार्ट होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, पीईटी, पीएसटी। पीईटी का फुल फॉर्म है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी की फुल फॉर्म है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए पीईटी के अंतर्गत बात होती है दौड़ की, पीईटी के अंतर्गत बात होती है दौड़ की, पीएसटी के अंतर्गत यानी फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत बात होती है नाप तोल की। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पीईटी के अंदर हम दौड़ के बारे में बात करेंगे, यानी रनिंग। रनिंग जो होती है वो पीईटी के अंतर्गत होती है, पीएसटी के अंतर्गत होती है नाप तोल। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं। पहला पार्ट हम देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी को, हम यहाँ पर देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी में। तो देखिए ये तो सभी को पता है, ये जो फॉर्म निकले हैं इसमें बॉयज एंड गर्ल्स यानी महिला और पुरुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुरुष के लिए यानी मेल के लिए जो उनको दौड़ना है वो कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर। पुरुष को दौड़ना है 5 किलोमीटर, कितने मिनट में, 24 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है पुरुष को। महिला को देखिए, महिला को दौड़ना है 8.5 मिनट में 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर है, यानी 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में महिला को। पुरुष को दौड़ना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 24 मिनट में दौड़ना है 5 किलोमीटर पुरुष को, और महिला को 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की यानी नाप तोल की। तो देखिए पहले बात करेंगे हम पुरुष की यानी मेल के बारे में बात करेंगे। मेल के लिए जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए पुरुष की। कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर यहाँ पर पुरुष की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का फुलाव होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए पुरुष का। फीमेल की जगह हाइट कितनी रखी गई है, 157 सेंटीमीटर, यानी 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट रखी गई है। फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, ये तो हुआ सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करेंगे यहाँ पर हम पे स्केल की यानी वेतनमान की हम यहाँ पर बात करेंगे। जब आप यहाँ पर अपना एग्जाम दे लेंगे, आपके जो भी मेरिट मार्क्स में मेरिट के अकॉर्डिंग मार्क्स रखे जाएंगे, जितना भी होगा एग्जाम के बाद, उसके बाद आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। ये आपके दो यहाँ पर कैटेगरी में आपको यानी एक कैटेगरी आपकी दौड़ वाली होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा आपका टेस्ट होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो इसमें मैंने बात ही की है, आपको भी फिजिकल एफिशिएंसी में दौड़ के बारे में चर्चा होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका नापतोल होगा। अब बात करने हैं पे स्केल की। तो देखिए जब यहाँ पर ये सब चीजें आप कर लेंगे, तो देखिए जब आपकी मान लीजिए आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया है, इनके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस के बाद फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद बात आती है मेडिकल टेस्ट की। आपके मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट को भी अगर आपने अपना मान लीजिए आपका मेडिकल टेस्ट भी अच्छे से हो गया है, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मान लीजिए क्या हो ही गया है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, अगर आप वे फुलफिल कर पाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब वेतनमान की हम बात करें तो देखिए वेतनमान जब आपकी
आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। आप जहां भी जिस भी प्लेस पर जाएंगे जॉब करने, तो आपका सबसे शुरुआत का जो आपका वेतन है वो 21,700 होगा। फिर धीरे धीरे देखिए इनमें इन वाले भर्तियों में भत्ता लगता है, तो वैसे वैसे भत्ता लगता है तो आपकी ये फिर भर्ती जो है आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत में जो आपकी सैलरी है वो 21,700 होगी। 21,700 से धीरे धीरे फिर आपकी ये 69,000 यहाँ पर देखिए 69,100 तक आपकी ये सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने बात की वेतनमान की, सिलेक्शन प्रोसेस की भी, टोटल बारी बारी हमने ये सारी चीज़ों की हमने बात की। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर डिस्कशन किया। मैंने सबसे पहले आपको वैकेंसीज के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने एज क्राइटेरिया एक आपको फॉर्म फिल बताया कि कब फॉर्म फिल होना है, फिर उसके बाद मैंने एज क्राइटेरिया बताया, फिर एबिलिटी के बारे में बताया, फिर सिलेबस के बारे में बताया, सिलेबस के बाद एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, फिर निगेटिव मार्किंग के बारे में, फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया, एंड लास्ट में मैंने आपको बताया पे स्केल यानी वेतनमान। तो ये हमने यहाँ पर आज एक जो भी आपको एक इन पूरी कंप्लीट नॉलेज इस फॉर्म के बारे में चाहिए होगी, वो मैंने यहाँ पर आपको बारी बारी एक एक चीज़ों को आपको यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊँगी। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर ये 8 भर्तियों के बारे में बात की, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर BSF, CISF, CRPF, SSB के बाद देखिएगा ITBP, फाइव हो गई। अभी हम 2 और लिखेंगे SSF, लिखेंगे AR। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये भर्तियां लिखी BSF, CISF, CRPF, SSB एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ AR। देखिए AR, ठीक है, ITBP, SSF। अब मैं इनका कोड लिखती हूँ, जैसे BSF फर्स्ट नंबर पे है पोस्ट A, B, C, CRPF थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे SSB, 5 नंबर पे AR, 6th नंबर पे ITBP एंड 7th नंबर पे SSF, 8th नंबर पे NCB। NCB 8th नंबर पे है। अब देखिए ये यहाँ पर ये गलत लिख दिया, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये इनके कोड DEFGH, ठीक है, ये है इन पोस्ट के कोड। अब देखिए आप अपना फॉर्म खुद फिल करें या आप किसी से अपना फॉर्म फिल कराएं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, तो आप जिस भी पोस्ट को अपना प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप BSF को देना चाहते हैं तो BSF के सामने इसका कोड होना चाहिए, ठीक है। कोड से ना आपका फॉर्म फिल होगा, ठीक है। BSF का अगर कोड A है तो आपको A कोड को ही भरवाना है पहले, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अगर आप मेरी माने कि आपको पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कीजिएगा SSF के लिए, क्योंकि देखिए ये जो पोस्ट है SSF की, इसके अंदर जो आपकी ड्यूटी लगती है ये आपकी ड्यूटी लगेगी मंत्रालय के अंदर। कहाँ पे ड्यूटी लगेगी SSF की? मंत्रालय के अंदर। तो अगर आप पहली जो पोस्ट अपनी अप्लाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं SSF को, क्योंकि आपकी ड्यूटी यहाँ पर किसी बॉर्डर पर नहीं लग रही है, आपकी ड्यूटी लगेगी मंत्रालय के अंदर। बाकी आपकी जो भी चॉइस है डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि भाई आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है, तो आप उसी के लिए अपना प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस देना। तो इस आपको बस मेरा कहने का यहाँ पर सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपने इन कोड का। अगर आपको CRPF के लिए अप्लाई करना है तो CRPF का C कोड है, आप C कोड को भरिएगा। ITBP के लिए करना है तो F कोड है, इन कोड को सही से आप भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर
AR यानी असम राइफल्स। तो देखिए जो असम राइफल्स की जो पोस्ट है ये नॉर्थ ईस्ट साइड वाले जो भी नॉर्थ ईस्ट साइड वाले कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को पहले नंबर पर लगाइए, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड में ये जो असम राइफल वाली जो भर्ती को फिल करेंगे उनकी पूरी जॉब होगी, जो जॉब है वो उनकी इसी एरिया के अंतर्गत होगी। नॉर्थ ईस्ट वाला ये नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो पूरी जॉब है वो इस असम राइफल्स के अंदर, ये असम राइफल्स की जो ये पोस्ट है ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर रहने वाले जो भी कैंडिडेट है वो पहले नंबर पर अपना असम राइफल्स को भर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आप SSF को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर आने वाले कैंडिडेट है वो अपना असम राइफल्स वाली पोस्ट को सबसे पहले भरिएगा। सेकंड नंबर पे आप SSF को भर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप किस पोस्ट को अपना प्रेफरेंस देना चाहेंगे। कोड का स्पेशल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? कोड का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आज तक की हमारी यहाँ पर वीडियो में पूरी मैंने यहाँ पर आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।